हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के जीएस में। आज की वीडियो क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी के सभी प्रश्न पत्रों के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा 2016 के पेपर का। तो इसका पहला प्रश्न है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु का नाम क्या था? शेख तकी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी विधा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है और किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। प्रश्न 3 है हमारा, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। तो मुंशी प्रेमचंद की वह रचना कौन सी है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र की रचना मुंशी प्रेमचंद जी से अधूरी रह गई थी। घड़ी साज शब्द कैसा शब्द है? घड़ी साज शब्द जो है संकर शब्द है। क्यों संकर शब्द क्यों है? क्योंकि घड़ी और साज दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने शब्द हैं। दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं जिनको मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है। क्या? घड़ी साज। बस इसी यही कारण है कि घड़ी साज शब्द जो है संकर शब्द है। ठीक है, देखिए घड़ी और साज, घड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, साज फारसी भाषा का शब्द है। घुड़सवार, चालबाज, ये दोनों जो है शब्द भी संकर शब्द हैं। हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर के बना जो शब्द है संकर शब्द, रेलगाड़ी, टिकट घर, ये शब्द भी संकर शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 5, रसाल पर्यायवाची है किसका? रसाल जो पर्यायवाची है वह किसका है? रसाल हमारा पर्यायवाची है आम का। रसाल हम किसको कहते हैं? रसाल आम को कहते हैं। ठीक है, रसाल हम जो कहते हैं वह आम को कहते हैं। आम, आम्र, अमृतफल, अतिसौरभ, साहूकार आदि ये सब जो है आम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब हम अगला 2017 का पेपर करेंगे। 2017 में हम देख रहे हैं, यह आ गया 2017 का पेपर आपका। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है। जिसका जन्म पहले हुआ है वह कौन होता है? वह अग्रज होता है। जिसका जन्म पहले होता है वह अग्रज होता है। अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ हो, अनुज छोटा भाई होता है, भ्राता भाई को कहते हैं, और पितामह दादाजी को कहते हैं। आँख का अंधा नाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख से अंधा लेकिन उसका नाम है नयन सुख। ठीक है, तो इसमें इसका हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन डी। प्रश्न 3 है, अचरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अचरज शब्द का तत्सम रूप आश्चर्य होगा। आश्चर्य, इन सभी में से आश्चर्य कौन सा वाला सही है? तो ऑप्शन सी वाला ये सही होगा, राइट होगा। तपस्वी शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तपस्वी शब्द का तद्भव रूप तपसी होता है। क्या होता है? तपसी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न 5 देखिए, सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना कौन सी है? इसमें है सूरदास की रचना साहित्य लहरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रसखान की प्रेम वाटिका है, रसखान की प्रेम वाटिका है, और दोहावली किसकी है? तुलसीदास की है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, रसखान की प्रेम वाटिका, तुलसीदास दोहावली, जयशंकर प्रसाद की झरना। अब हमारा 2018 के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है?
मानक हिंदी का मूल आधार हमारी खड़ी बोली है। कौन सी बोली? खड़ी बोली है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भार्गवी। भार्गवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। भारती, वीणापाणी, शारदा ये सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न 3 है हमारा, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय है। ठीक है, हाँ। लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द दीर्घ होगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? प्रश्न 5 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो है वह, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वह ईशान कहलाती है, उसको ईशान कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा है 2019 का प्रश्न पत्र। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं इसमें से कौन? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, आंसू, झरना है, और प्रेमचंद जी की रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है क्या? तो प्रेमचंद जी की रचना है गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसी प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है हमारी निहार, रश्मि, यामा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वह हमारा प्रति है। क्या है? प्रत्येक का प्रति। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तीसरा प्रश्न है हमारा, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कौन सा शुद्ध है? इसमें ज्येष्ठ शब्द में शुद्धतम रूप ज्येष्ठ का कौन सा है? तो ये वाला है, ऑप्शन डी इज इसका राइट होगा। ठीक है, प्रश्न 4 में क्या कहता है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत में जो शब्द ज्यों का त्यों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो उद्गत होते हैं लेकिन हिंदी में आते आते वो परिवर्तित हो जाते हैं, उनको अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर लिया जाता है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्दों के उदाहरण कपड़ा है, आग है, आँख है। संकर शब्द का उदाहरण जो है टिकट घर, रेलगाड़ी, घड़ी, साथ शब्द ये हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं। ठीक है, देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में जिनकी उत्पत्ति हुई रहती है, जैसे डिबिया, डिबिया, लोटा, खिड़की आदि ये सब। ठीक है, ये प्रश्न 5 देखेंगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छ, ज्ञ, त्र, री, ऋषि। ठीक है, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो री जो है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। री जो है हमारा वह संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि री हमारा जो है वह व्यंजन नहीं, वह स्वर है। ठीक है, क्या है? री स्वर है और व्यंजन हमारा है छ, ज्ञ, त्र। देखिए, छ किसके किसके मिलने से बनता है? संयुक्त व्यंजन को पहले आप समझ लीजिए। संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे छ है तो छ किस किस व्यंजन से मिलकर के बना है? तो छ जो है क और स से मिलकर के बना है, उसके साथ में आ स्वर भी मिलता है। ठीक है, त्र में त और र के मिलने से त्र बनता है
ज, इया एवं आ से मिलने से ज्ञा बनता है और स, र, अ प्लस आ के मिलने से स्रा बनता है। ठीक है, ये इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। अगला हमारा रहने वाला है 2020 का पेपर, जिसको हम 2020 के पेपर का पहला प्रश्न हमारा है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास जो है राम भक्ति धारा के कवि हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जायसी सूफी जो है सूफी भक्ति काव्य धारा के प्रमुख हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। यह जो है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात इत्यादि। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। इनकी रचना कामायनी, आकाशदीप, तितली आदि हैं। रामधारी सिंह दिनकर यह आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कमल, ओज, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, जो प्रणाम करने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, तो उसका एक शब्द हमारा आएगा प्रणम में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आंसू का तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू का जो तत्सम शब्द है वह हमारा होगा अश्रु। आंसू का जो है तत्सम शब्द अश्रु होगा। ठीक है। आंख का हमारा क्या होगा तत्सम? आंख का हमारा होगा तत्सम, यहाँ पे अच्छी है। आग का अग्नि होगा और आगे का अग्र होगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न हमारा इसमें रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न 5 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 5 कहता है गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आदि साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांस, यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, रसमीमांस, त्रिवेणी, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये महावीर वाला भी याद रखेंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर 1903 में किया गया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं जो है चिंतामणि, रश्मिमांस, त्रिवेणी इत्यादि हैं। ठीक है। आइए अगला जो है अगले पेपर देखते हैं 2021 का। देखिए 2021 के पेपर में पहला प्रश्न हमारा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हमारे हैं तुलसीदास जी, की मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, सूरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं कबीरदास जी और तुलसीदास तो हैं हमारे राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति धारा की। ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी हमारे हैं सूफी शाखा के कवि। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 2,
लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित कथनों में से किस लेखक का है? यह कथन जो दिया हुआ है इसको किस लेखक ने कहा था? तो इसको कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा पर कबीरदास जी का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे? वाणी के डिक्टेटर थे। प्रश्न 4 हमारा क्या कहता है? चित्रक का तद्भव रूप क्या है? चित्रक का तद्भव रूप होगा हमारा चीता। चित्रक माने चित्रक का तद्भव रूप चीता होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको चौथा नहीं चीता कर लो। क्या? चीता। ऑप्शन ए को सही कर लो। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए होता है अकिंचन। अक्षम माने होता है जो सक्षम ना हो। असमर्थ होता है, निर्धन होता है, गरीब। देशज, विदेशज, संकर शब्द ये सब पढ़ के जाइएगा। मुहावरे भी पढ़ लीजिएगा और जो है लोकोक्तियाँ और मुहावरे पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ में आप गद्य और पद्य में अंतर ये सब तैयार करते रहिए। अब ये सब आपको पूछा जाने वाला है। इस सभी के साथ साथ आप लोग जो है जीवनी और आत्मकथा में अंतर ये सब भी तैयार कर लीजिएगा। तो अभी हमारा 2022 का पेपर है, तो इसका पहला प्रश्न हमारा है 2022 का पेपर का पहला प्रश्न। देखो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए होते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम। उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उनको ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है वह तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आते हैं मतलब कि बदल जाते हैं, संस्कृत में उनको कुछ अलग कहा जाता है और हिंदी में कुछ अलग नाम से उनको बुलाया जाता है। ठीक है, उच्चारण उनका अलग उच्चारित किया जाता है, तो वह हमारे तद्भव होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा ने नहीं की है? तो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं हमारी नीरजा, नीरजा निहार, गिल्लू, रश्मि, यामा। नीरजा निहार, गिल्लू, रश्मि, यामा, अतीत के चलचित्र आदि, ये सब है। तो इसमें है निहार, गिल्लू, नीरजा। और ठलुआ क्लब किसकी है? तो ठलुआ क्लब हमारा जो है रचना है बाबू गुलाब राय की। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है, तो यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो सटीक मुहावरा क्या होगा? पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए अंधे की लकड़ी देखो होता है एकमात्र सहारा, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना इसका सही हो जाएगा कि पूरी तरह से मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। ठीक, प्रश्न हमारा 4 नंबर है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन साहब जी। ठीक, हाँ,
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारा प्रश्न 5 नंबर है। तो इसमें से कौन सा अंग है? मूल्यांकन है, मापन है, छात्र हैं, शिक्षक हैं, कौन होगा? तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी, छात्र। छात्र जो है वह शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है। अभी हमारा 2023 का प्रश्न पत्र है। इसका पहला प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? तो वात्सल्य रस के सम्राट हमारे सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस का भरपूर प्रयोग किया है। अंधे की लकड़ी का मुहावरा, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द कौन सा है? पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है उसके लिए, उसको हम कहते हैं आदित्य का क्या कहते हैं? पहाड़ के नीचे की समभूमि को आदित्य का कहते हैं। अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? भाषा एवं संस्कृत साहित्य में रुचि का विकास करना, यह भी होता है। बोलने की योग्यता अभिव्यक्ति का मुख्य भाग होता है। लिखने की योग्यता, यह भी होता है। इन सभी के द्वारा हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपनी बातों, अपने विचारों, अपने भावनाओं का। ठीक है। प्रश्न 5 हमारा, प्रश्न 5 क्या है? तपस्वी का तद्भव रूप है। तपस्वी का तद्भव रूप क्या? अभी प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था। तो तपस्वी का जो है तद्भव रूप यहाँ पे हो जाएगा तपसी। क्या होगा? तपसी। ठीक है, तपसी इज राइट आंसर, 5वें का बी। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 2024 का पेपर आ गया है। 2024 के पेपर का पहला प्रश्न है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है किस प्रकार से होती है? भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो विचारों की अभिव्यक्ति सभी प्रकार संकेत के द्वारा भी होती है, भाव भंगिमा से भी होती है, बोल करके भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुंडरीक तो है कमल का पर्यायवाची, जलज भी है, सरोज भी है, पयोद नहीं है। ठीक, पयोद किसका पर्यायवाची है? पयोद बादल का पर्यायवाची है। मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मृत्यु की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए हो जाएगा मुमूर्षु, मुमूर्षु। ठीक है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमूर्ष। अनौपचारिक स्थल कौन सा है? अनौपचारिक स्थल होगा हमारा प्रश्न नंबर 4। अनौपचारिक स्थल जो है वह कौन सा है? डाकघर, बैंक, घर, विद्यालय। हम देखिए डाकघर किस लिए जाते हैं? किसी औपचारिक कारण के लिए जाते हैं। बैंक जाते हैं तो पैसा निकालने के लिए या जमा करने के लिए। तो ये भी हमारा औपचारिक काम हो गया। विद्यालय हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये हमारा औपचारिक, पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो यह हमारा औपचारिक काम होते हैं सारे। ठीक है। घर अनौपचारिक स्थल, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है बिना किसी उद्देश्य के। 5वां नंबर है, निम्न में से मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है? मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी का मूल विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। 2024 का पेपर भी हो गया है। अब हमारा जो है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा, आपको सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और तो अब
वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।